60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल आज संसद में पेश होगा, जिसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। मोदी कैबिनेट से मुहर के बाद अब सरकार इसे पुरजोर तरीके से संसद में पास कराने की तैयारी में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर इसका विरोध करने उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश कर सकते हैं। ऐसे में आज सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। सियासी जानकार दिल्ली अध्यादेश को विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता का पहला इम्तिहान भी मान रहे हैं। केंद्र सरकार 19 मई को यह अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया था। यानी दिल्ली सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना भी चाहे तो उसे उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए आज संसद में बिल पेश हो सकता है। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ ये बिल पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं ये बिल पेश। तो सदन की कार्यवाही से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया। सावन का महीना चल रहा है और जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना है। तीर्थ स्थलों पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था और विश्वास के साथ भक्त काशी विश्वनाथ से लेकर बाबा केदार तक के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनती मुस्लिम महिलाओं का भी जिक्र किया। 3 तलाक का मसला खत्म होते ही जहां मुस्लिम महिलाओं को एक कुप्रथा से आजादी मिली, तो उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। अब हज यात्रा पर भी मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के जा सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा बदलाव है। पीएम मोदी ने सऊदी सरकार का भी आभार जताया। दरअसल अब तक बिना किसी पुरुष के मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर नहीं जा सकती थीं। इस बार हज यात्रा पर अकेली जाने वाली 4314 महिलाओं ने आवेदन किया था। इन महिलाओं ने बिना मेहरम के हज यात्रा पूरी की और जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर धन्यवाद भी दिया। सऊदी अरब सरकार का तो सीएम योगी ने आम जनता के हाथों को मजबूत बनाने के लिए एक और सौगात दी है और प्रदेश में चलने वाली योजनाओं पर अब लखनऊ से सीधे नजर रहेगी। सीएम कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग की जाएगी। अब वहीं डैशबोर्ड के जरिए जनता से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। इस कार्य में तेजी लाने के लिए अब लखनऊ से सीधे नजर रखी जा रही है। सीएम योगी ने डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके जरिए लाभार्थियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में योजनाओं को रफ्तार देने और क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम योगी का मकसद साफ है, जनता को हर योजना का लाभ मिले और योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो सके। सीएम कमांड सेंटर से 53 विभागों की 588 परियोजनाओं को रजिस्टर किया गया है। वहीं डैशबोर्ड के जरिए लाभार्थियों से फीडबैक के लिए फोन किया जाएगा। जनता से सीधा संवाद भी होगा। सीएम कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी। शास्त्री भवन में बनाए गए सीएम कमांड सेंटर को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। अब कमांड सेंटर में बैठकर अधिकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही यहीं से अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बीच राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है और अब रामलला के दर्शन करना आसान हो जाएगा। जी हां, श्री राम जन्मभूमि पथ बनकर अब तैयार हो चला है और नया पथ तैयार है। बस इंतजार है भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का। देखिए 60 सेकंड में इस रिपोर्ट। इस पथ के दर्शन कर लीजिए। इस मार्ग को देखकर खुश हो जाइए, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां से भक्तों को रामलला के दर्शन करना अब आसान होने वाला है। ये श्री राम जन्मभूमि पथ है, राम दर्शन का नया मार्ग। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पथ पर बने नए दर्शन मार्ग का शुभारंभ हो गया है, जिसे सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। पूरे पथ पर फूलों की मालाएं लगाई जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने
इस निर्माण कार्य की जानकारी दी है। पिंक सैंडस्टोन से बना श्री राम जन्मभूमि पथ बेहद खूबसूरत बनाया गया है। इसकी चौड़ाई करीब 100 फीट रखी गई है। दरअसल राम मंदिर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए रंग महल बैरियर होकर जाने वाला पुराना मार्ग बंद किया जाएगा। तो रामलला के नए दर्शन मार्ग में क्या क्या खास है ये भी जान लीजिए। श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो मंदिर और मार्ग के पल पल आकार लेती ये तस्वीरें अद्भुत लग रही हैं। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत मूर्तियों को भी उकेरा जा रहा है और अब करोड़ों राम भक्तों को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब वो अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन उनके भव्य दरबार में जाकर कर सकेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने पीओके के पास से तेजस लड़ाकू विमानों को यहां पे तैनात कर दिया है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींद अब उड़ गई है। तेजस MK2 फाइटर जेट को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर तैनात किया गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। देखिए, भारतीय वायुसेना ने पीओके के पास अपने लड़ाकू विमान तेजस को तैनात कर दिया है। तेजस MK1 को जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर तैनात किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तेजस MK1 की तैनाती का मकसद कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में वायुसेना की ताकत को मजबूत करना है। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करने की तरफ भारतीय वायुसेना का ये पहला कदम भी माना जा रहा है। वायुसेना के मुताबिक घाटी में तेजस की उड़ान से आने वाले समय में पायलट को फायदा मिलेगा। देश के पायलट घाटी के नियम कायदों से भी वाकिफ हो सकेंगे। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान है। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में 83 तेजस MK1A खरीदे हैं, जिनकी कीमत करीब 48,000 करोड़ रुपए है, जो वायुसेना को 2024 तक मिल जाएंगे। फिलहाल पीओके के पास तेजस की तैनाती से साफ है कि भारतीय वायुसेना को इन विमानों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देश छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू ने निकाह कर लिया है, जिसका बड़ा सबूत इंडिया डेली लाइव के पास मौजूद है। तो इंडिया डेली लाइव के पास अंजू का सबसे नया और सनसनीखेज वीडियो मौजूद है, जो ये तस्दीक कर रहा है कि उसका पाकिस्तान में बाकायदा निकाह हो चुका है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अंजू नसरुल्लाह से निकाह कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अंजू शादी के जोड़े में नजर आ रही है। अंजू ने मुंह पर मास्क लगा रखा है। अंजू ने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ है। इस दौरान नसरुल्लाह समेत कई लोग कमरे में मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाहनामे पर दस्तखत किए हैं। निकाह से पहले अंजू के इस्लाम कबूल करने की तस्वीरें भी सामने आई थी। अब खबर है कि अंजू ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपरदीर जिले में नसरुल्लाह से शादी कर ली है। आपको बता दें कि दोनों की 2019 में फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। दावा किया जा रहा है कि इस्लाम कबूल करने पर अंजू को कई गिफ्ट भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देखिए, अंजू से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी भी इस वक्त सामने आई है, जहां पर अंजू अब हिंदुस्तान वापस नहीं आएंगी। जी हां, जबकि पिछले कई दिनों से उसके अगस्त में भारत लौटने की बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था। भाई, किसने किया है ये दावा, किसने कही ये बड़ी बात, अंजू भारत नहीं आएगी? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तानी फरेब की शिकार अंजू अब शायद ही हिंदुस्तान लौट पाएगी, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अंजू के कथित पति नसरुल्लाह ने ऐसा दावा किया है। इंडिया डेली लाइव से व्हाट्सएप चैट पर हुई बातचीत में नसरुल्लाह ने अंजू के भारत लौटने की बात से साफ इनकार कर दिया। अब तक नसरुल्लाह कहता आ रहा था कि अंजू अगस्त के पहले हफ्ते में भारत लौट आएगी और अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली जाएगी, लेकिन नसरुल्लाह ने अंजू की वतन वापसी की बात पर अब विराम लगा दिया। इंडिया डेली लाइव लगातार इस बात का दावा करता आ रहा है कि अंजू पाकिस्तान में ISI के इशारे पर काम कर रही है। अंजू पर पाकिस्तान में निगरानी रखी जा रही है। अंजू पर पाकिस्तानी सेना का पहरा है। अंजू के धर्मांतरण के पीछे भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं। इसी बीच इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन में अरविंद के चाचा चाची ने बताया कि अंजू साइको है और पैसे की लालची है। उसने अरविंद को परिवार से अलग कर दिया। उधर अंजू के पिता ने अंजू से फोन पर बात की तो अंजू ने अपने पिता से कहा कि वो उनके लिए मर चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तू भी नाचेगी, सुन कुछ दिनों में तू। सीमा हैदर कई दिनों से गायब है। सचिन का भी कुछ अता पता नहीं है। वहीं इससे भी जानकारी मिली है कि सचिन के परिवार के सामने खाने पीने का अब संकट खड़ा हो गया है। आखिर कहां चली गई है सीमा हैदर और क्यों गहरा गया है सचिन के घर वालों पर यह संकट, और यह क्या पूरा मामला है, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट के जरिए इस बात को समझने की कोशिश की। सचिन मीणा के साथ अवैध रूप से ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर पिछले 4 दिनों से गायब है। उसका किसी को कुछ पता नहीं। सचिन के घर वालों ने अपने मेन गेट पर एक पोस्टर लगाया जहां लिखा है कि मीडिया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करे, मीना फैमिली। इसी बीच जानकारी मिली कि सीमा और सचिन के परिवार के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। वो रोजमर्रा की चीजों को भी खरीद नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन के पिता नेत्रपाल ने थाना प्रभारी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनके पास खाने पीने की समस्या आ रही है या पुलिस को सूचित करके वो और उनका बेटा सचिन काम की तलाश में कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन के पिता को चिट्ठी लिखने की सलाह किसान नेता मास्टर स्वराज सिंह ने दी। किसान नेता सचिन और सीमा से मिलने आए थे। सचिन और सीमा फिलहाल अपने घर में नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि वो गांव में ही किसी और घर में रह रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें सचिन और सीमा सचिन के चाचा के घर में दिखाई दी। रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। खुद आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान कैसे आतंक की आग में झुलस रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। वहीं 200 के करीब लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई। देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले की है। खार तहसील में जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के सम्मेलन में ये जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 44 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मंच से पार्टी के नेता का भाषण हो रहा था और सैकड़ों लोग अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और तभी जोरदार धमाका हुआ। पूरा माहौल एक पल में ही बदल गया। धुंध और धूल के बीच किसी को और कुछ समझ नहीं आया। जब ये धुंध छटी तो मौके पर लोगों के शव पड़े थे। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इस धमाके में जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना जियाउल्लाह जान की भी मौत हो गई। इस धमाके में 44 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये धमाका किसने और क्यों किया, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। ट्रेन में नमाज पढ़ने की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक शख्स नमाज पढ़ता दिख रहा है। तो वहीं इसी दौरान कुछ युवक हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दिखाई दिए हैं। वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो आखिर कब का है और किस ट्रेन का है। ट्रेन में नमाज पढ़ने की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, जबकि उसी दौरान कुछ बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन की अपर बर्थ पर चढ़कर नमाज पढ़ रहा है, जबकि नीचे वाली बर्थ पर बैठे कुछ युवक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीर कब की है और कहां की है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ट्रेन में नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी। आखिर ट्रेन में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों किया जा रहा था। ट्रेन में नमाज पढ़ने की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कुछ लोग रास्ता रोककर ट्रेन के अंदर ही नमाज पढ़ने लगे थे। वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी थी। फिलहाल ट्रेन में नमाज और हनुमान चालीसा की ताज़ा तस्वीर सामने आने के बाद एक बार फिर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। यूपी के मैनपुरी में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लड़के पीड़ित को जमकर पीट रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि ये इंडिया डेली लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में जिस बेरहमी के साथ युवक की पिटाई की गई है, उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो यूपी के मैनपुरी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लड़के मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला एक शख्स पहले तो पीड़ित को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपी के एक दोस्त ने इसका वीडियो भी बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले तो आरोपियों के साथ पीड़ित की बहस होती है और फिर एक शख्स पीड़ित को पहले धक्का देता है और फिर दूसरा आरोपी भी उस पर हमला कर देता है। देखते ही देखते कई सारे लोग मिलकर पीड़ित को लात घूंसों से पीटना शुरू कर देते हैं। पीड़ित की पिटाई का वीडियो खुद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर डाला। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो के जरिए आरोपी अपना भौकाल दिखाना चाहते थे। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए, दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई हिंसा। क्या दिल्ली में एक बार फिर से दंगे भड़काने की साजिश थी? क्या एक बार फिर से दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी चल रही थी? आखिर क्या है सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में तलवार लहराती इस तस्वीर को देखिए, पत्थरबाजी करती इस भीड़ को देखिए। ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश के दिल दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं। तस्वीरों को देखकर जहन में सवाल आता है कि क्या दिल्ली में फिर से दंगे की साजिश थी? क्या दिल्ली को फिर दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र रचा गया? शनिवार को दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस में ऐसी हिंसा भड़की जिसने दिल्ली को एक बार फिर दंगे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और बदमाशों ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। कुछ लोग जुलूस के दौरान जबरदस्ती सूरजमल स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लोगों को शांत करना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने हंगामा काटना शुरू किया और हाथों में तलवार लेकर लहराने लगे। आती जाती गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बसों के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। इस बवाल को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी तो वहीं पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। फिलहाल हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, जिसके आधार पर हुड़दंग मचाने वालों की पहचान की जा रही है। उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर संविधान को खत्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। लालू प्रसाद यादव लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं, जहां एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। आखिर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, देखिए। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक नए संगठन का गठन किया है, जिसका नाम छात्र राजद भारत है। आज पटना में उसकी पहली मीटिंग में लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव साथ नजर आए। इस मौके पर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया और बीजेपी की लड़ाई में बीजेपी का अंत तय है। उन्होंने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात कही। उन्होंने युवाओं से अपील की और कहा कि आप सभी लोग सब कुछ छोड़कर देश के लिए लड़ें। देश का युवा ही देश का असली योद्धा है। इससे पहले भी देश की आजादी में बिहार के लोगों ने अपना योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ लोग जिंदा बकरा देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को बकरा क्यों दे रहे हैं और इस वीडियो की सच्चाई आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी किसी को बतौर तोहफा जिंदा बकरा देते देखा है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। मौका था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सम्मान समारोह का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समारोह में प्रतिभावान बच्चों और समाज सेवियों को सम्मानित कर रहे थे। तभी कुछ लोग अपने हाथ में जिंदा बकरा उठा लाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेंट करने लगे। बकरे को इस तरह देखकर सिंधिया हैरान रह गई। उन्होंने बकरे को हाथ लगाया और तोहफा देने वाले लोगों से बकरा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसे ले जाइए। आपको बता दें कि खटीक समाज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रहा था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया था। कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच खटीक समाज के कुछ लोग जिंदा बकरा उठा लाए और भेंट देने लगे, क्योंकि खटीक समाज बकरे को अपना प्रतीक चिन्ह मानते हैं।
और अब बात टाइगर की। बाघों की चहलकदमी ने एक बार फिर से जंगलों की रौनक को बढ़ा दिया है। एक वक्त था जब बाघों की संख्या खत्म होती जा रही थी, यानी कि बाघ विलुप्त होते जा रहे थे, लेकिन अब सेव टाइगर अभियान का असर देखने को मिला है। देखिए, देश में बाघ गुर्रा रहे हैं। भारत में 75% बाघों की आबादी। जंगल एक बार फिर बाघों की गुर्राहट से गूंज रहे हैं। राष्ट्रीय पशु टाइगर की धमक एक बार फिर दिखाई दे रही है। ये बाघ जंगलों की शान है और देश की भी। जिनकी संख्या घटने लगी थी वो एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बाघों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया। सेव टाइगर अभियान का नतीजा ये है कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या में 24% का इजाफा हुआ है। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3167 बाघों का अनुमान जारी किया था। वहीं देश में बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा उछाल आया है मध्य प्रदेश में, जिसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काम मुश्किल था, लेकिन मध्य प्रदेश ने इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। यूपी और नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यहाँ बाघों के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थाईलैंड में एक पटाखा फैक्ट्री